हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी जी के जिस पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और हमने बहुत सारे इकोनॉमिक्स के ऑलरेडी लेक्चर डाल दिए हैं। अगर आप उन लेक्चरों को देख चुके होंगे तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा? पहला क्वेश्चन दिया है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को। ठीक है, इसने अपनी स्कॉटलैंड के थे, इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशन, जिसको धन का विज्ञान भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है यहाँ पे। द वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखी? एडम स्मिथ ने लिखी थी। ठीक है, कहाँ के निवासी थे ये? स्कॉटलैंड के निवासी थे। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है? तो भारत में राष्ट्रीय अनुमान लगाता है एनएसओ। एनएसओ का मतलब होता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, भारत में केंद्रीय बैंक कौन सा है? आरबीआई हमारा क्या है? केंद्रीय बैंक है। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। ठीक है, इसको याद रखना है, बार बार पूछता है रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1935 में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। 1 रुपये का नोट जारी कौन करता है? 1 रुपये का नोट जारी करता है हमारा वित्त मंत्रालय। ठीक है, और उस पर साइन होता है वित्त सचिव का। उसके ऊपर जो भी नोट होती हैं 10, 20, 50, 100, 500, उस पर साइन रहता है आरबीआई के गवर्नर का। ठीक है, इसको याद रखिएगा। भारत की आर्थिक राजधानी किसको बोला जाता है? मुंबई को बोला जाता है, क्योंकि इसकी जीडीपी क्या है? सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, इसकी जीडीपी बहुत ज़्यादा हाई है। मुद्रास्फीति का क्या अर्थ है? मुद्रास्फीति का मतलब होता है कीमत बढ़ जाना। ठीक है, अपस्फीति इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन, इसको बोलते हैं डिफ्लेशन। इसमें क्या होती है? कीमतों में क्या हो जाती है? गिरावट हो जाती है। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या हमारा है? इस पर हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है प्लानिंग कमीशन के ऊपर, पंचवर्षीय योजना के ऊपर हमने एक अच्छा वीडियो बना रखा है। उसमें आप सारी योजनाओं के बारे में हमने डिटेल्स में बात किया है। तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? 1951 से 1956 के बीच हुई थी। ये कौन से मॉडल पे थी? तो ये हमारी मॉडल थी हैराल्ड डमर मॉडल पे। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मेन उद्देश्य था कृषि, और जहाँ कृषि आएगा वहाँ पे क्या आएगा? सिंचाई आएगा। इसके तहत बहुत सारे नदी घाटी परियोजनाओं का शुरू किया गया था। बहुत सारे डैम बनाए गए थे, जैसे कि हमारा महानदी, दामोदर घाटी परियोजना, ये सब बनाया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? हमने जैसे अभी डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 11 में, कृषि विकास एवं सिंचाई। हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे बोला जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन संबंधित है। हरी, नीली, पीली जितनी भी क्रांति हैं आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 16। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन संबंधित है, लेकिन इसके जनक कौन है? वर्गीस कुरियन। ठीक है, जीएसटी भारत में कब लागू हुई थी? 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, अब जीएसटी से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जीएसटी सबसे पहले हमारी जो है 1 जुलाई 2017 में लागू हुई थी, और सबसे पहले इंडिया में असम ने इसे अपनाया था। सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला प्रदेश था असम। ठीक है, इसमें टोटल 33 मेंबर्स होते हैं, जिसमें वित्त मंत्री इसका एक अध्यक्ष होता है। जैसे एक हमारा हो गया वित्त मंत्री, ठीक है, सब दिखा दे रहे हैं यहाँ पे, एक हो गया वित्त मंत्री और एक हमारा हो गया राज्य मंत्री। ठीक है, और एक एक राज्य से हम लेते हैं एक एक राज्य के वित्त मंत्री। टोटल कितना हो गया? 28। और यूनियन टेरेटरी के वित्त मंत्री दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर से 3 एक एक करके लेते हैं। टोटल कितना हो गया हमारा? 33 मेंबर उसमें होते हैं। तो जीएसटी में याद रखिएगा टोटल हमारे कितने मेंबर होते हैं? 33 मेंबर होते हैं। और हमने बताया जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री होता है, यानी केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। ठीक है, इसके बाद ये अगर पूछेगा जीएसटी की चर्चा कौन से आर्टिकल में की गई है, तो जीएसटी की चर्चा की गई है हमारी 379 नंबर आर्टिकल में की गई है। ठीक है, लेकिन अगर आईजीएसटी की बात करेगा, इंटीग्रेटेड जीएसटी की बात करेगा, तो आईजीएसटी की बात करेगा तो ये की गई है हमारी 10 घटा दीजिए इसमें से 379 में से 369 आर्टिकल में आईजीएसटी की चर्चा की गई है। ठीक है, बेसिकली जीएसटी हमारा सबसे पहले फ्रांस ने अपनाया था। इस बार हिस्ट्री पूछेगा जीएसटी के बारे में, तो जीएसटी सबसे अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? फ्रांस है। लेकिन हमारा जीएसटी जो कनाडा मॉडल पर आधारित है। जीएसटी हर महीने का 24 तारीख को आपको भरना रहता है। ठीक है, और जीएसटी हमेशा हर मतलब मंथली भरना होता है। और जीएसटी में टोटल कितने डिजिट होते हैं? तो याद रखिएगा जीएसटी में टोटल 15 डिजिट होते हैं, जिसमें जो बीच का नंबर होता है ना 10 टोटल नंबर होता है, वो हमारा होता है पैन कार्ड नंबर। और जो लास्ट का 3 डिजिट होता है वो होता है बिजनेस रिलेटेड। और जो शुरू का 2 होता है वो स्टेट के बारे में दिखाता है। ठीक है, कि आप कौन से स्टेट के हैं। ठीक है, अभी क्या है जीएसटी टोटल कितने पार्ट में डिवाइड है, तो आपको पता होना चाहिए जीएसटी टोटल 4 पार्ट में डिवाइड है। जीएसटी को 4 भागों में बांटा गया, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूनियन टेरेटरी जीएसटी और आईजीएसटी। अब एक एक बारे में जान लीजिए। सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल जीएसटी, एस का मतलब होता है स्टेट जीएसटी, यूनियन टेरेटरी का मतलब यूनियन टेरेटरी जीएसटी, और आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, हमने यहाँ जीएसटी के बारे में देख लिया, लगभग इंपॉर्टेंट चीज़ हमने कवर कर लिया। ठीक है, अब भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय आय किस क्षेत्र से प्राप्त होती है? सबसे अधिक तो ये हमारी होती है सेवा क्षेत्र, यानी टर्शियरी क्षेत्र से। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 20।
गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था। कौन से पंचवर्षीय योजना के तहत? 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नाबार्ड, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, मुंबई है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। ठीक है, इससे रिलेटेड भी हमने एक वीडियो बना रखा है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं डिटेल में। मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में हमने बता रखा है, मौद्रिक नीति क्या क्या होती हैं, कैसे उसमें आरबीआई क्या क्या, आरबीआई के रूल क्या क्या हैं। अब है आगे हम यहाँ से देखेंगे बैंक रेट। बैंक रेट क्या है? बैंक रेट किसके द्वारा? बैंक रेट आरबीआई निर्धारित करता है। ठीक है, एक्चुअली जो हमारा आरबीआई होता है, सपोज करिए आप, ये हमारा हो गया आरबीआई। आरबीआई, ठीक है, ये आरबीआई क्या करता है कि मान लीजिए बहुत सारे बैंक हैं। ठीक है, तो सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमने एसबीआई है। ठीक है, एसबीआई है, तो आरबीआई क्या करता है? 3 तरीके से इनको लोन देता है। अगर इनको इमरजेंसी में लोन चाहिए तो एक लोन देता है एमएसएफ। ठीक है, अगर इमरजेंसी आपातकालीन लोन मतलब एक दिन से कम के लिए, ठीक है, सबसे हाई इंटरेस्ट रेट रहता है उसका एमएसएफ। इसको बोलते हैं मार्जिनरी स्टैंडर्ड फैसिलिटी, स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसमें क्या होता है, एक दिन के लिए अगर एसबीआई आरबीआई से लोन लेती है तो आरबीआई उसका भी ब्याज लेता है, जिसको एमएसएफ बोला जाता है। अगर मान लीजिए 2 से 14 दिन के लिए अगर लोन लेती है, मान लीजिए एसबीआई 2 से 14 दिन का अगर इससे लोन ली आरबीआई से, तो इसको बोलते हैं रेपो रेट। ठीक है, ये 5-6% के आसपास रहती है हमेशा। ठीक है, तो ये 2 से 14 दिन के लिए लेती है। और एक होती है बैंक रेट, जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है, यहाँ पे बैंक रेट देख सकते हैं। ये क्या होती है? 14 दिन से अधिक, मतलब लंबे टाइम के लिए अगर एसबीआई लोन लेती है आरबीआई से, तो आरबीआई क्या करती है? उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लेती है। ठीक है, तो आरबीआई हमारे 3 तरह की रेट लेती है बैंकों से, या तो एमएसएफ के रूप में लेगी, या तो रिवर्स रेपो रेट के रूप में लेगी, या तो बैंक रेट के रूप में लेगी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता था यहाँ पे कि एमएसएफ या रिवर्स रेपो रेट कौन लेता है, कौन निर्धारित करता है? तो आरबीआई करती है। ठीक है, भारत में पहला बैंक राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? किस बैंक का? सबसे पहले एसबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण घटना कब हुई? ये हुई थी 1969 में, तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत 14 बैंकों को नेशनलाइज कर दिया गया था। जैसे क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है यहाँ पे, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये हुआ था हमारा 1969 में। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत? तो ये हमारी हुई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। अब भारत में अन्य 6 बैंकों का, तो अन्य 6 बैंकों का हो गया था हमारा 11 साल बाद 1980 में। भारत में आर्थिक नियोजन का आधार किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है हमारा सोवियत संघ, रूस से लिया गया है। भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? औद्योगिक विकास। ठीक है, पहला कृषि एवं सिंचाई, दूसरा हमारा था औद्योगिक विकास। दूसरी पंचवर्षीय योजना हमारा पीसी मानुवलिस मॉडल पर आधारित है, और इसमें हमारे जैसे राउरकेला, दुर्गापुर, भिलाई वगैरह स्टील प्लांट बनाए गए। अब क्या है, दूसरी पंचवर्षीय योजना यहाँ देख लिया है। भारत की पहली औद्योगिक नीति कब शुरू हुई थी? तो ये हुई थी 1948 में। ठीक है, एलपीजी कब आई थी? तो एलपीजी आई थी जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, और उस समय मनमोहन सिंह हमारे देश के वित्त मंत्री थे। उसी समय एलपीजी लाया गया था। एलपीजी का फुल फॉर्म नीचे पूछा हुआ है, इसका मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इसको याद रखिएगा। भारत में हरित क्रांति सर्वप्रथम किस राज्य में सफल हुई? सबसे पहले सफल हुई थी पंजाब में। ठीक है, हरित क्रांति सबसे पहले सफल हुई थी पंजाब में। पीली क्रांति, जितनी तरह की क्रांति है, पीली, नीली, लाल क्रांति, सब आपको याद रखना है, तिलहन उत्पादन से है। नीली क्रांति मत्स्य पालन से उत्पादन, मतलब मत्स्य उत्पादन संबंधित है। स्वर्ण क्रांति फल एवं बागवानी उत्पादन संबंधित है। बैंकों में जमा धन पर मिलने वाले प्रतिफल क्या बोलते हैं? ब्याज बोलते हैं। ठीक है, भारत में मुद्रा आपूर्ति को कौन नियंत्रित करता है? तो आरबीआई करता है। आरबीआई का ही काम है साख नियंत्रण करना, मुद्रा को नियंत्रण करना, और आरबीआई के बहुत सारे काम है, उसमें ये सब चीज़ों को बताया गया है। हमने इससे पहले वीडियो डाला है, आप वहाँ डिटेल देख सकते हैं। आरबीआई बहुत तरह के काम को करती है। ठीक है, आरबीआई बैंकों पे रेपो रेट वगैरह बढ़ा करके भी वहाँ पे क्या करती है? लिक्विडिटी को कम करती है, मुद्रास्फीति को कम करती है। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतीक पशु आधारित है, बाघ। सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, सबसे बड़ा है सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक। प्रत्यक्ष कर, इसमें आपको जितने भी तरह के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर हैं आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप इसमें से पहचान पाएंगे कि डायरेक्ट टैक्स कौन सा है, इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स तो लगभग सभी लोग देते हैं, लेकिन डायरेक्ट टैक्स में हमारा आ जाएगा इनकम टैक्स। ठीक है, ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, अब बता दे रहा हूँ डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन आते हैं। संपत्ति कर, कृषि कर, यानी कि हमारे जो संपत्ति कर है, एसेट टैक्स, एग्रीकल्चर टैक्स, वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, बिजनेस टैक्स, लैंड रेवेन्यू टैक्स, डेथ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, ये सब सारे आते हैं हमारे डायरेक्ट टैक्स में। इनडायरेक्ट टैक्स में कौन कौन आते हैं हमारे यहाँ? ये जीएसटी हमारा आ जाएगा। अभी हमने बताया आयकर, यानी कि कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, ये कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, ये इनकम टैक्स, और ये हमारा एसेट टैक्स, ये सब किस में आते हैं? डायरेक्ट में। और जीएसटी किस में आता है? इनडायरेक्ट टैक्स में। भारत में वस्तु एवं सेवा कर कितने प्रकार की होती है? अभी हमने डिस्कस किया है, 4 प्रकार की होती हैं। ठीक है, सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी और इंडियन डायरेक्ट जीएसटी। क्वेश्चन नंबर 44, सीजीएसटी का सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स। स्टेट जीएसटी में कौन सा लगता है? सर्विस एंड गुड
स्टेट्स गुड एंड सर्विस टैक्स को क्या बोलते हैं, किससे संबंधित है? एसजीएसटी का, एसजीएसटी का फुल फॉर्म क्या हमारा है? स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। आईजीएसटी किससे संबंधित है? अंतर्राज्यीय व्यापार, ठीक है। मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर हम कुछ बेचेंगे तो हमारा क्या होता है, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स लगती है उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स। मान लीजिए आपने यूपी में कोई मोबाइल का फैक्ट्री है, मोबाइल आप बना करके आप बिहार या झारखंड में बेच रहे हैं, तो पहला बात तो जो भी हम ऑनलाइन खरीदारी करते हैं उस पर सेंट्रल ले लेती है, उसमें स्टेट को कोई भी जीएसटी उसमें लाभ नहीं मिल पाता है। और जो सेंट्रल जो आईजीएसटी ले लेगी 100%, उसमें क्या करेगी 42% इसको रिटर्न कर देगी स्टेट को। मान लो झारखंड का कोई लड़का अगर मोबाइल खरीदता है बिहार का, यूपी का बना हुआ मोबाइल, तो बिहार मोबाइल खरीद लिया यूपी बिहार या झारखंड का लड़का, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 100% आईजीएसटी ले लेगी और 42% क्या करेगी, या तो बिहार वाला खरीदा है तो बिहार में दे देगी 42%, या झारखंड वाला खरीदा है तो झारखंड में दे देगी। इसीलिए आईजीएसटी का संबंध किससे है? अंतर्राज्यीय व्यापार से। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? उपभोग व्यय, ठीक है। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? मौसमी बेरोजगारी। सबसे ज़्यादा गाँव में देखने को मिलती है सीजनल बेरोजगारी। आप देखे होंगे लगन में डीजे वालों का बहुत डीजे चलता है, फिर लगन खत्म होता है तो किसी क्षेत्रों में भी सीजनल बेरोजगारी आती है। अब फसल बुआई के समय, बुआई से लेकर कटाई के समय तक बीच में किसान क्या रहते हैं, हमारे बेरोजगार रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का प्रमुख कारण है मौसमी बेरोजगारी। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? इसमें क्या होता है, सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों का सहअस्तित्व रहता है। भारत किस प्रकार की व्यवस्था अपनाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाता है, ठीक है। यानी हम कुछ चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी, प्लानिंग कमीशन, ठीक है। और योजना आयोग की जगह पे कौन सा आ गया? नीति आयोग आ गया 2015 में, ठीक है। इसको याद रखना है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 2015 में। नई सरकार जब हमारी आई तो उसने प्लानिंग कमीशन को हटा करके वहाँ नीति आयोग बैठा दिया। नीति आयोग के अध्यक्ष हमारे होते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है। भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। इसमें एक्चुअली क्या हुआ था, तीसरी पंचवर्षीय योजना में ये ज़्यादा सफल नहीं रही। इसमें जो हम लोग डेवलपमेंट रेट जितना सरकार ने टारगेट रखा था वो अचीव नहीं कर पाया था। उसका मेन रीज़न था कि युद्ध था, उसमें भारत पाकिस्तान, भारत चाइना और बहुत सूखा पड़ गया था। ये 3 कारणों से मेनली ये तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल रही। भारत की चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये स्थिरता के साथ विकास करना। तीसरी पंचवर्षीय योजना में तो युद्ध वगैरह हो गया था, तो हमारी इकोनॉमिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। इसलिए चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कि स्थिरता के साथ हम देश का विकास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? पंचवर्षीय योजना गरीबी हटाओ नारा कौन दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था। भारत की पहली वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण अभी भी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान मुख्य कार्य क्या है? मुद्रा एवं ऋण का नियंत्रण करना, ठीक है। आरबीआई का मेन काम यही है, मुद्रा एवं ऋण। इसमें न्याय देना तो होगा ही नहीं, वो तो कोर्ट करता है। चुनाव कराना होगा नहीं, शिक्षा हमारा ही होगा नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, सीआरआर का मतलब क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। यानी कि जो हमारा आरबीआई रहता है ना, आरबीआई जो होता है वो क्या करता है कि जितने भी हमारे बैंक रहते हैं तो उन पे वो लगा कैश रिजर्व रेशियो लगा के रखा है। वो बोला है कि तुम्हारा जितना कैपिटल है, जैसे मान लीजिए एसबीआई हमारा है, इसका टोटल अगर 100 करोड़ का कैपिटल है, पैड कैपिटल है हमारा 100 करोड़ का, तो ये बोलेगी कि भाई तुम 4 से 5% हमारे पास सिक्योरिटी मनी के रूप में जमा करो और इसका 18% क्या करो, अपने पास रखो, तुम रिजर्व रखो, ठीक है। इसके बाद जो तुम्हारे बचता है, मतलब 4% और 18% लगभग हो गया 22%, यानी इसके पास कितना बचा? 78%, यानी 78 करोड़। अब बोलेगा आरबीआई कि तुम इसी में लेन देन करो। एक्चुअली आरबीआई क्या करता है, इस चीज़ों को इसलिए लगा कर रखा है कि वो लिक्विडिटी को क्या करे, मार्केट में लिक्विडिटी को कंट्रोल करके रखे, ताकि महंगाई हमारी क्या रहे, कंट्रोल में रहे, ठीक है। इसको बोलते हैं एसएलआर। एसएलआर जो होता है 18%, ये भी यहाँ डिस्कस किया हमने, 18% एसएलआर होता है 18%, ठीक है। एसएलआर मतलब होता है स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। 18% बोलता है अपने पास रखो, रिजर्व में रखो। रेपो रेट किसके द्वारा हम बताएं अभी? रेपो रेट, एमएसएफ या बैंक रेट, तीनों निर्धारित किससे कौन करता है? आरबीआई करता है, ठीक है। ये हमने पढ़ा रखा है। रेपो रेट बढ़ने पर सामान्यतः क्या प्रभाव पड़ता है? बैंक का रेट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। लोन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है। क्योंकि रेपो रेट्स पे क्या होता है, 4 से 5% पे बैंक वाले लाते हैं और हम लोग को 10 से 12% पे क्या करते हैं, देते हैं। हम लोगों से, आम जनता से क्या करते हैं, लोग जनता में बांटते हैं लोन, ताकि लोग अपना विकास कर पाएँ, जो भी है अपना कुछ भी इमरजेंसी कंडीशन में उसको यूज़ कर पाएँ, ठीक है। 10 से 12% हम लोग देते हैं, यही 7% क्या करते हैं लोग, फायदा कमाते हैं। तो अगर यही हमारा मान लीजिए 10% हो गया, तो ये 10% में थोड़ी देगा, ये क्या करेगा, अपना बढ़ा के 15% कर देगा। तो बेसिकली क्या हो जाता है, हमारा लोन क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है। रिवर्स रेपो रेट क्या है? तो आरबीआई द्वारा बैंकों से धन उधार देने की दर है, ठीक है। अभी हम बता चुके हैं, पहले बता चुके हैं। 64, भारत में सिक्के जारी कौन करता है? भारत सरकार करता है। भारत में सिक्के जारी करता है वो भारत सरकार करता है, ठीक है। अब इसमें बेसिकली हम लोग देख लेंगे सिक्के कहाँ कहाँ बनते हैं। तो सिक्के बनाने वाली जगहों को, मशीन को टकसाल कहा जाता है। अब भारत में टोटल 5 जगह टकसाल है, ठीक है। भारत में टोटल कितनी जगह टकसाल है? 5 जगह है। जैसे पहला हमारा क्या हो गया, मुंबई, चेरापल्ली तमिलनाडु, उसके बाद हैदराबाद, कोलकाता, नोएडा। सबसे पुराना मुंबई वाला है जो 1830 में बना था, सबसे पुराना है। और सबसे नया नोएडा वाला है, 1989 में बना हुआ था, सबसे आधुनिक है। तो पूछता है सबसे पुराना टकसाल कौन सा है? मुंबई। सबसे नया वाला कौन सा है? नोएडा है।
कोलकाता टकसाल में भारत रत्न और शेष पदक एवं तमगा बनता है, ठीक है। और हमारे जो देवास में है, मध्य प्रदेश में है, वो केंद्र सरकार का सबसे बड़ा नोट प्रेस है। यहाँ पे 20, 50, 100, 500 के नोट छपते हैं, ठीक है। प्रेस जो हम जिसको बोलते हैं। और नासिक वाला जो हमारा है वो मुंबई में है। यहाँ पे 100, 10, 50, 100, 500, 2000 के नोट छपते हैं, ठीक है। हैदराबाद और सरवानी के प्रेस सबसे आधुनिक है। हैदराबाद और सरवानी के जो प्रेस है सबसे आधुनिक है, सबसे मॉडर्न है हमारे, ठीक है। इसको याद, इतना सारी चीज़ों को याद रखना है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। IMF का कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। इन दोनों का मुख्यालय कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक और IMF दोनों का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। IMF की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। और WTO कब हुई थी? 1995 में हुई थी। और WTO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है, ठीक है। भारत में सबसे अधिक लोक रोजगार किस क्षेत्र में मिलता है? कृषि क्षेत्र में। भारत कृषि प्रधान देश है, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से। भारत में श्वेत क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है? दूध उत्पादन को बढ़ाना। राष्ट्रीय एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी, ठीक है। इसका रखना 1982 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 74। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी का गठन कब हुआ है? 1988 में। सेबी का मेन काम क्या है? सेबी का मेन काम है शेयर बाजार का विनियमन एवं निवेशकों के हितों की रक्षा करना। भारत में उदारीकरण कब आई थी? 1991 में। PV नरसिम्हा राव की सरकार थी, LPG लाई गई थी। नई आर्थिक नीति 1991 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? PV नरसिम्हा राव थे। वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। प्रमुख शिल्पकार पूछता है, कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। LPG के प्रमुख शिल्पकार किसको माना जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। इकोनॉमिक्स के फील्ड में इनका बहुत ही नॉलेज था डॉक्टर मनमोहन सिंह का। 79। देश की प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? राष्ट्रीय आय किसे भाग दिया जाता है? टोटल जनसंख्या से भाग देंगे तो हम प्रति व्यक्ति आय निकाल लेंगे, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना मुख्यतः किस तरह की सभी से की जाती है? आय पद्धति, उत्पादन पद्धति, व्यय पद्धति, टोटल 5 तरीकों से की जाती है, ठीक है। ये नेशनल इनकम पर जब वीडियो बनाएंगे तो हम वहाँ पे डिटेल में बता देंगे कैसे कैसे गणना की जाती है, ठीक है। जिस बाजार में केवल एक विक्रेता हो उसको क्या बोलते हैं? मोनोपोली। इसको क्या बोलते हैं? मोनोपोली। मतलब और कोई कंपनी ना हो उस मार्केट में। जैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो वो एक तरीके से मोनोपोली कर ली थी, और धीरे धीरे वो व्यापार करने आई थी और धीरे धीरे क्या करने लगी? यहाँ पे पूरा मोनोपोली जमा ली और शासन करने लगी। जिस बाजार में केवल एक क्रेता उसको क्या बोलते हैं? मोनोस्पोली, ठीक है। केवल एक क्रेता हो, अगर विक्रेता रहेगा तो मोनोपोली। मांग का नियम किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। मांग और कीमत के बीच संबंध कैसा होता है? विपरीत होता है, ठीक है। यानी कीमत बढ़ेगी तो मांग क्या हो जाएगी? घट जाएगी। देखते हैं टमाटर का दाम कभी कोई बढ़ जाता है तो उसकी मांग क्या हो जाती है? ऑटोमेटिक कम हो जाती है। आपूर्ति और कीमत में क्या होती है? सप्लाई और कॉस्ट में क्या होती है? डायरेक्टली होती है। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? कृषि प्रधान है, ठीक है। भारत में बैंकिंग लोकपाल की योजना किस द्वारा चलित? RBI के द्वारा चलाई जाती है। जितने भी बैंकिंग सिस्टम कौन देखता है? RBI देखता है। मुद्रा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? मूल्य का मापक करना। वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी कमी क्या है? दोहरी इच्छाओं का संयोग, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। क्वेश्चन नंबर 90। भारत में सबसे पहले कागजी मुद्रा जारी करने का अधिकार किसने दिया था? बैंक ऑफ बंगाल ने दिया था। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतीक चिन्ह किस वृक्ष का है? ताड़, पाम ट्री। खुले बाजार किसके द्वारा की जाती है? RBI, क्रियाएं RBI द्वारा की जाती है। जब सरकार की आय से अधिक व्यय होता है तो उसे क्या बोलते हैं? राजकोषीय घाटा। इसको भी बोलते हैं हम लोग राजकोषीय घाटा। मतलब सरकार कमा रही है कम, उड़ा रही है ज़्यादा, इसको बोलते हैं कि हम लोग राजकोषीय घाटा। बजट की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? फ्रांस से हुई थी। इसका मतलब क्या होता है? बजट का मतलब होता है चमड़े का थैला। अब इसके बारे में कुछ बता देते हैं। बजट एक्चुअली क्या है कि सबसे पहले भारत का सबसे पहला बजट जो है 18 फरवरी 1860 को, उसमें वायसराय था लॉर्ड कैनिंग, और सबसे पहले पेश किया था जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया था भारत का बजट। उस समय पेश करने का जो टाइमिंग रखा गया था शाम को 5 बजे रखा गया था। बाद में राजक सरकार के वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने बजट पेश करने का टाइम कर दिया था, दिन का समय 11 बजे कर दिया था। सबसे ज़्यादा बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री मोरारजी देसाई हैं। उन्होंने कुल टोटल 10 बार बजट पेश किया है, जबकि दूसरे नंबर पर P चिदम्बरम जिन्होंने 8 बार बजट पेश किया है। तो भारत में पूछा है कि सबसे पहला बजट का प्रणेता जनक किसको माना जाता है? तो जेम्स विल्सन को माना जाता है, ठीक है। और स्वतंत्र भारत का सबसे पहला बजट किसने पेश किया था? तो के षणमुखम शेट्टी ने किया था, ठीक है। RK षणमुखम शेट्टी ने किया था। बजट का मतलब होता है चमड़े का थैला। बजट की उत्पत्ति कहाँ से हुई? फ्रेंच हुई है, चमड़े का थैला होता है। भारत का पहला केंद्र बजट किसने प्रस्तुत किया था? मैंने बताया स्वतंत्र भारत का RK षणमुखम शेट्टी। ये सबसे ज़्यादा बार इन्होंने वो किया था, बजट पेश किया था 10 बार। भारत में रेल बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष मिलाया गया था? 2017 में मिला दिया गया था, उससे पहले अलग था। भारत में बजट समानता किसने प्रस्तुत किया जाता है? फरवरी में किया जाता है।
ठीक है, फरवरी में किया जाता है, इसको बोला जाता है बजट सत्र। फरवरी से मई के बीच चलता है, सबसे लंबा सत्र यही होता है। दूसरा एक होता है मानसून बजट होता है, वो जुलाई से अगस्त के बीच होता है। एक होता है शीतकालीन सत्र जो होता है नवंबर दिसंबर होता है। लेकिन बजट सत्र जो होता है हमारा फरवरी से मई के बीच में होता है, वो सबसे लंबा, सबसे पहला यही पेश किया जाता है। गरिबी मापने के लिए तेंदुलकर समिति, ठीक है, और रंगराजन समिति, ये दोनों ही क्या है, गरिबी मापने वाली समितियाँ। मानव विकास सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो यहाँ पे टोटल आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट